अगर आप हिंदी में बात करते हो तो आपको भारत देश छोड़कर चले जाना चाहिए। You have to speak in Kannada. This is our land, okay? This is our land, not your land. You have to speak in Kannada. Why should I speak in Hindi? हिंदी मराठी बोलने को लेकर डी मार्ट मैनेजर से विवाद हो गया। स्टोर के कर्मचारी को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। और दूसरी तरफ यूपी के एक मिनिस्टर का कहना है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको ये देश छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप एक भारतीय नहीं हो। हिंदुस्तान में जिसे रहना है उसे हिंदी से प्रेम करना होगा। अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसको हिंदुस्तान में उसका स्थान नहीं है, उसे देश को छोड़कर दूसरे जगह चला जाना चाहिए। वैसे इनका ये आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इससे भारत के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो भारत छोड़कर चले ही जाएगी। अब इस हिसाब से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सबसे पहले इस देश को छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि वो हर स्टेट में जाके वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। सब अच्छा है, सब चंगा चिन्ना गिरे। और हद तो तब पार हो गई जब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने रुपी के साइन को ही चेंज कर दिया। और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये हमेशा से ही हिंदी और हिंदुइज्म को टारगेट करते रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। पिछले कुछ दिनों से ये जो भी चल रहा है इसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत देश में हिंदी बोलना कोई बहुत बड़ा क्राइम है। पिछले कुछ दिनों से हमारे भारत देश में कुछ ये सब चल रहा है। एक बस कंडक्टर को ऐसा पीटा गया कि वो अस्पताल पहुंच गया। और साउथ स्टेट में कॉलेज में पढ़ाई की जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दुकान के बिल बोर्ड को ब्लैक पेंट किया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। और इन सब के पीछे एक ही वजह है, वो है लैंग्वेज वॉर। हमारे भारत देश की टोटल पॉपुलेशन में से 44% जो लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, या तो उनकी मदर टंग ही हिंदी है, और बाकी के 56% लोग अदर रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, पंजाबी, तेलुगु एंड अदर जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं। अब बात करें हमारे भारत देश में तो 100 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेज हैं जो एक टाइम पर हमारे देश का प्राइड हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया में अलग अलग धर्म और उनकी भाषाएं होने के बावजूद हम सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज यही यूनिटी कंट्रोवर्सी में बदल गई है। हमारे भारत देश के लिए कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, मतलब कुछ किलोमीटर चलने पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4 किलोमीटर और आगे चलो तो भाषा या भाषा बोलने का तरीका मतलब डायलेक्ट बदल जाता है। और यही कारण है कि हमारे भारत देश में 100 से भी ज्यादा भाषाएं हैं और उन भाषाओं के 7 से भी ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोलने के तरीके हैं। लैंग्वेज एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मीडियम है, लेकिन एक मीडियम के साथ लैंग्वेज एक आइडेंटिटी, फैमिली और कंफर्ट भी है, जिससे किसी के इमोशंस, कल्चर और ट्रेडिशंस की पहचान होती है। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा आपका अपनी जमीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। और यही कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने की मांग की जा रही थी। तो इस लैंग्वेज वॉर के इशू को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वो टाइम था भारत की आजादी के जस्ट 1 साल बाद, जब 1948 में धार कमीशन बनाया गया। लेकिन इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जेवीपी कमेटी बनाई गई, लेकिन उसने भी लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स बनाने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और वही दूसरी तरफ साउथ स्टेट्स में इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग के लिए अलग स्टेट्स बनाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई थी। जिसके बाद आउटरीच बढ़ने लगा और प्रेशर की वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट बॉडी को आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक अलग स्टेट बनाना पड़ा। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई और रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक बेस के साथ और भी कंडीशंस जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अलग स्टेट्स बनाने का फैसला किया गया। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर एरियाज को डिवाइड कर अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। और स्टेट बनने के साथ स्टेट की गवर्नमेंट बॉडी को पावर दी गई कि वो अपने स्टेट के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और अगर वो अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते तो उनको हिंदी
हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत देश में जिनको लगता है कि नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत देश की एक ही है और वो है हिंदी। व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी 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 और मराठी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमको और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जैसे हम इंस्टीट्यूशनल या तो प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर यूज करते हैं, और नेशनल लैंग्वेज एक नेशन की आइडेंटिटी होती है जैसे कि पाकिस्तान की उर्दू, फ्रांस की फ्रांच एंड जर्मनी की जर्मन। अब हमारे भारत देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि हमारे भारत देश की कभी कोई नेशनल लैंग्वेज रही नहीं, और ना ही हमारे भारत देश में हिंदी और इंग्लिश को नेशनल स्टेटस मिला है। अगर हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और अदर स्टेट्स के पास अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का ऑप्शन है, तो हिंदी के लिए ये स्पेशल प्रमोशन क्यों, और इस प्रमोशन की वजह से हिंदी के लिए ऐसा हेट क्यों? How do Tamil people our age feel about this whole Hindi speaking thing and making it compulsory? We won't take it for sure. Even I'm saying we won't take it. क्योंकि साउथ और कुछ रीजनल स्टेट्स का मानना है कि उनकी लैंग्वेज हिंदी से भी पुरानी है और कल्चरली रिच है, जबकि हिंदी तो खुद 11th सेंचुरी में संस्कृत से इवॉल्व होकर बनी है। जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना, दुनिया की मानव जात की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और वो हमारी भाषा है। और जब रिसेंट टाइम्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज ऐड किया जाता है, तब रीजनल स्टेट्स को हिंदी का इम्पोजिशन लगता है उनके ऊपर, जैसे हिंदी को उनके ऊपर थोपा जा रहा है। एक्चुअली तमिलनाडु का एजुकेशन सिस्टम तमिल और इंग्लिश को उनकी कंपलसरी लैंग्वेज मानता है, लेकिन 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब इन दो लैंग्वेजेस के साथ हिंदी को भी एज अ कंपलसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, तब एक डिबेट शुरू हो गई। साउथ और बाकी रीजनल स्टेट्स का कहना है कि नॉर्थ स्टेट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, तो फिर साउथ में ही क्यों हिंदी पढ़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा है? The states responsible for sabotaging that were the Hindi-speaking states, because while they wanted Karnataka and Bengal to teach Hindi, they did not want to learn Bengali or Kannada or Tamil. और ऐसे ही ये डिवीजन बढ़ते बढ़ते हेट्रेड और इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से नॉर्मल लोगों की जिंदगी में भी जब उन्हें उनकी मदर टंग के अलावा कोई और भाषा बोलने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें ये अपनी रीजनल आइडेंटिटी पर एक अटैक जैसा लगता है। Why should I speak in Hindi? Okay, okay, okay. Why should I speak in Hindi? This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. You have to speak in Kannada. वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे भारत देश में अचानक से ये लैंग्वेज वॉर कैसे स्टार्ट हो गई। क्या सच में लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को लेकर अवेयर हो रहे हैं, या बात कुछ और ही है इसके पीछे? क्योंकि रिसेंट में तमिलनाडु के स्टेट बजट में डीएमके पार्टी ने रुपी के साइन के सिंबल को ही पूरी तरह से रिमूव कर दिया, क्योंकि डीएमके पार्टी का कहना था कि रुपी साइन हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मूव बताता है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट एक अपना अलग देश बनाने की मानसिकता रखती है, जो कि डेंजरस है हमारे इंडिया के लिए। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रुपी साइन को 2010 में तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के एक वर्कर उदय कुमार ने ही बनाया था, जो कि फॉर्मर एमएलए के बेटे भी हैं। और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का कहना है कि हिंदी और संस्कृत 25 लैंग्वेज को किल कर चुकी है, बट ये चीजें पूरी बताती कि पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये बात तो छुपी नहीं कि हमारे जितने भी प्रोटेस्ट या तो लफड़े होते हैं, उनमें पॉलिटिशियंस का कहीं ना कहीं हाथ होता ही है। और आपने काफी ज्यादा ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर लोग अपने स्टेट्स की लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अदर लैंग्वेज के साइन बोर्ड या तो बिल बोर्ड पर उनको काला रंग पोत रहे हैं। और यही सब इशू को देखते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने लैंग्वेज की 60-40% रूल को अप्लाई किया, जिसमें साइन बोर्ड में 60% लैंग्वेज कन्नड़ होगी और 40% अदर लैंग्वेज को रिजर्व किया गया। There is a rule which says in any signboard across the state, not just in Bengaluru, the top half should be in Kannada and the bottom half can be in any language. और ये इशू हमारे भारत देश के अदर रीजनल स्टेट्स में भी देखने मिलेंगे, और ये सारे इश्यूज इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि रीजनल टेंशन का रूप ले लेते हैं, और इसी से शुरू होता हमारे इंडिया में रीजनल लैंग्वेज वॉर। We respect all language, but our mother language will always be Tamil. Jallikattu was just a protest. The battle for our language will be exponentially bigger than that. If Hindi can be learned by Tamil Nadu people, then technically Hindi people should be able to learn Tamil, no? Is that possible? Oh, don't clap and encourage. If anything will kill Kalainer, it's that attempt only. Please, let's. पूरे देश के लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए। क्यों भाई, मैं क्यों हिंदी बोलूं? हिंदी is foreign to me. I am an Odia person. I will speak what my mother tongue is. तुम अपने घर पे हिंदी बोलते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी हिंदी बोलूं। जैसे कि रिसेंट में ही कुछ मराठी स्पीकिंग लोगों ने KSRTC के बस कंडक्टर को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर के बेगालवी रीजन में अपनी ड्यूटी के दौरान मराठी में बात नहीं कर रहा था। और ये इशू
इतना बढ़ गया कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में चलने वाली इंटरस्टेट बस सर्विसेज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। अब सोचो पब्लिक का, आपका और हमारे जैसे लोगों का कितना नुकसान हो रहा है इन सब में। लेकिन इस लैंग्वेज वॉर को छेड़ने वाले और भड़काऊ स्टेटमेंट्स देने वाले पॉलिटिशियंस को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास तो पर्सनल सरकारी गाड़ियां हैं। ऐसे ही क्लैशेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर हिंदी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस लैंग्वेज वॉर की वजह से होने वाली रीजनल टेंशंस को कम किया जा सके। चलिए अब समझते हैं कि इस लैंग्वेज वॉर को रोकने के लिए आपका और हमारा क्या रोल है। इन क्लैशेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस को भी रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, जिससे सारी लैंग्वेजेस का एक्सेप्टेंस बढ़े और ये जो हमारी कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इसे और भी रिच बनाया जा सके। जैसे कि रिसेंट में हुए महाकुंभ में साउथ स्टेट से ट्रेवल करने वाले लोगों के कन्वीनियंस के लिए साइन बोर्ड्स पर तमिल में डायरेक्शंस लिखी गई। ये सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट या पार्टी का एजेंडा नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 गवर्नमेंट को मैंडेटेट करता है कि हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पूरे इंडिया में डेवलप किया जाए। एट दी एंड प्रोटेस्ट करने या रूल को अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें छोटी सी बात समझनी होगी, अगर कोई किसी स्टेट में ट्रैवल कर रहा है या काम के पर्पज से आया है तो उसके सामने अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो उसके मन में आपकी रीजनल लैंग्वेज और आपके कल्चर के प्रति एक हेट आएगा। और आपने रिसेंट में काफी सारे वायरल मीम्स की वीडियोस भी देखी होंगी, जहां पर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को इडली डोसा के ट्रेन के ऊपर वीडियोस बना के चढ़ा रहे हैं और वहीं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियंस को गुटखा कहकर चढ़ा रहे हैं। हालांकि ये एक हमारे लिए मजाक हो सकता है, बट इससे हमारे बीच काफी ज्यादा हेट और डिसरिस्पेक्ट बढ़ रही है हमारे नेशन के अंदर ही, जबकि हमारे भारत देश की पहचान ही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इवन पराग मराठी है जो हिंदी और मराठी दोनों में बात करता है, और वहीं मैं भी हूँ जो हिंदी और बुंदेली दोनों भाषाओं में बात करता हूँ, और हम दोनों इंग्लिश भी बोल लेते हैं। लेकिन फिर भी आज तक हमारे बीच लैंग्वेज को लेकर कोई भी डिबेट नहीं हुई। इवन हमें अच्छा लगता है एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखना और बोलना। अब अगर आपने कभी भी लैंग्वेज को लेकर कुछ ऐसा फेस किया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।